था दिव्य पुरुष था, दिव्य अंश था, काल भी मुझसे डरता। कर दूं परास्त देवों को भी, इतना भुजाओं में बल था तेज अलौकिक चेहरे पर था, क्रोध में सूर्य सा जलता था। वीर महाभट योद्धा, मेरा नाम दानवीर कर्ण था। जो महारथी है पराक्रमी है कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं, जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण में है वो कर्ण हूँ मैं, जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं, जो प्राण भी दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो महारथी है पराक्रमी है कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं, जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण में है वो कर्ण हूँ मैं, जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं, जो प्राण भी दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। जब जन्म हुआ माँ ने त्यागा मुझे लोक लाज के डर से, जिस वक्त मैं माँ पर निर्भर था उठ माँ का साया बिसर से। जो सोच कर हो पीड़ा मन में कुंती ने ऐसा काम किया, गंगा में बहाया था मुझको दिल से निकाला और घर से। एक सारथी ने मुझको पाला, राधा ने माँ का प्यार दिया, लोगों ने नीचे वर्ण का कह हर क्षण मेरा अपमान किया। एक सूत ने पाला था मुझको, सबने समझा मैं शूद्र हूँ, था सत्य का किसी को ज्ञान नहीं, मैं कर्ण सूर्य का पुत्र हूँ। अपमान का घूंट मैं पीता रहा था, कर्म वीर मैं जीता रहा, जो स्वाभिमान को जख्म लगे उस वक्त मैं उनको सीता रहा। मेरा जिस पर बस ध्यान था वो युद्ध कला का ज्ञान था, पर सीखूं किससे युद्ध कला था मैं न किसी को जानता। रुचि को देखा अधिरथ ने मुझको द्रोण के पास में लेके गया, सीखूंगा अब मैं युद्ध कला, आश्वासन मुझको दे के गया। पर द्रोण ने भी धिक्कारा था, फिर मुझको ताना मारा था, है राजपुत्रों की युद्ध कला ये कहकर मुझे नकारा था। फिर युद्ध कला के ज्ञान को मैंने गुरु परशुराम से मांगा, शिक्षा को देकर छीन लिया, इतना मैं रहा अभागा। पूर्ण हुई शिक्षा सबकी था, रंगमंच भी लगा हुआ, वहाँ राजपुत्रों के स्वागत में सारा साम्राज्य था सजा हुआ। खुशियाँ थी चारों तरफ वहाँ पर बजते ढोल नगाड़े थे, सभी राजपुत्र वहाँ रंगमंच पे रण कौशल दिखला रहे थे। संग विजय धनुष को लिए हुए फिर मैं भी वहाँ पर पहुँच गया, जो देखा मेरा रण कौशल सारा साम्राज्य भी चकित हुआ। द्रोण ने वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कह करके जिसे पुकारा था, मैंने भी फिर सबके समक्ष उस अर्जुन को ललकारा था। फिर किया तिरस्कृत द्रोण ने मुझको, जाने क्या क्या बात कही, पहचान लिया था पुत्र को लेकिन कुंती फिर भी मौन रही। फिर दुर्योधन ने बड़ी सभा में द्रोणाचार्य को रोक दिया, मुझको कह करके अंगराज फिर अंग देश मुझे सौंप दिया। ये बात सुनी जब मैंने तब मैं गौरव से हर्षाया था, मुझे दुर्योधन ने मित्र कहा और सीने से भी लगाया था। जब कोई नहीं था संग मेरे दुर्योधन साथ में खड़ा हुआ, मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ, मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। जो महारथी है पराक्रमी है कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं, जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण में है वो कर्ण हूँ मैं, जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं, जो प्राण भी दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। मुझे क्रोध भयंकर आता था पर क्रोध को मैंने हेलो ये मन में मैंने ठान लिया कि अपमानित मुझे बार बार ना किसी ने मेरा मान किया। एक दुर्योधन ही था जिसने हरदम मेरा सम्मान किया। कौन हुआ है वीर स्वयं जिसने त्यागा अभिनंदन को, मेरा राजभोग परिवार सभी पर त्याग दिया, हर बंधन को सब बता दिया था सूर्य देव ने, फिर भी मैंने दान दिया था। बता इंद्र की चाल है फिर भी त्यागा कवच कुंडल को, मित्र को वचन दिया था मैंने, वचन की लाज बचाने को। मैं कुरुक्षेत्र में उतरा था बस अर्जुन से टकराने को, मेरे उन तीरों ने कब का अर्जुन को मार दिया होता, पर स्वयं कृष्ण बैठे थे रथ पर कर्ण से उसे बचाने को। रथ 30 हाथ पीछे हटता जब अर्जुन तीर चलाते थे, 2 हाथ पछाड़ा मैंने, केशव मंद मंद मुस्काते थे। श्री कृष्ण की वाह को सुनकर अर्जुन कुछ शंका करते थे, मेरे उस रण कौशल की क्यों श्री कृष्ण प्रशंसा करते थे। पूछ लिया अर्जुन ने केशव से के कारण क्या है, मैं कर्ण पे पड़ता हूँ भारी फिर उसकी क्यों वाह है। कान्हा ने अर्जुन की मन की शंका को फिर यूं दूर किया था, अहंकार जो अर्जुन को केशव ने उसको चूर किया। तीनों लोगों के स्वामी ने रथ पर लगाम को पकड़ा है, ध्वज में हनुमान जी। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल एक हाथ भी पीछे हो वधिया हो सारे। युद्ध भयंकर चालू था फिर मेरा मन यूं डोल गया, गुरु परशुराम का शाप मुझे, मैं अपनी विद्या भूल गया। बस उसी समय पर रथ के पहिए को धरती ने पकड़ लिया, धरती के श्राप का फल था वो, तभी काल ने मुझको जकड़ लिया। शस्त्रहीन हो करके जब मैं अपने रथ से उतरा था, अर्जुन ने अपने तीरों से फिर मुझ पे घातक वार किया। वेरी गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग, के हाल चाल है भाई। जब अर्जुन ने मारा मुझको ना अर्जुन ने बल से मारा, भगवान साथ थे अर्जुन
अर्जुन के फिर भी मुझको छल से मारा, वहाँ बिना दिव्य अस्त्रों के भी ना कर्ण कभी हारा होता। अगर अर्जुन ने उस युद्ध में मुझको छल से ना मारा होता, ना मुझसा त्यागी हुआ कोई, ना हुआ है मुझसा योद्धा। हाँ जी, के हाल चाल? दानवीर ना हुआ कोई, मित्र बढ़िया हो सारे? मेरा पर मित्र पे सब कुछ हार गया जिसमें। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग स्नेहा, गुड इवनिंग विशाल, गुड इवनिंग प्रणव, गुड इवनिंग गौतम, गुड इवनिंग सागर, गुड इवनिंग भव्या, गुड इवनिंग विशाल, गुड इवनिंग जयेश, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के जी? मस्त मौज बहार, जिंदगी बढ़िया चल रही है आप सभी की? चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए जी, बढ़िया ही होना चाहिए। ओए होए 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 होए। चलो जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग रेशमा, वेरी गुड इवनिंग अंजलि, वेरी गुड इवनिंग YA Gaming 44। सर योर यूट्यूब शॉर्ट्स आर वेरी हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसे ही शॉर्ट्स आप सभी के लिए आते रहेंगे डेली, ठीक है? देखते रहा करो, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और एग्जाम के लिए भी आपकी हेल्प होगी, ठीक है? चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अच्छा, आज हमें क्या करना है? आज हमें इस बार की जो MTP आई है, इस बार की MTP जो उसमें GST के क्वेश्चंस हैं, आज उसको हम खत्म कर देंगे जी, ठीक है? और उन क्वेश्चंस को मैं लिखना भी सिखाऊंगा आपको, उसके हम प्रेजेंटेशन भी करेंगे, लिख के भी देखेंगे। तो इस बार की जो RTP आई थिंक अभी 23 जुलाई को जो पेपर हुआ था, तो अगर किसी ने दिया था तो अच्छी बात है। वैसे अगर आपने दिया हो तो आपको आइडिया लगा होगा कि इसमें कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हमने अभी अभी किए हैं। इवन मेरे ख्याल से पहला जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन था वो तो सेम ही था। पहला जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन था इस बार के MTP में, वो तो सेम क्वेश्चन था जो हमने पहले किया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, चलो। अच्छा सुनो ध्यान से, अब ओए सुनो, कल वाली क्लास जो आपकी है ना, कल वाली क्लास के टाइमिंग नोट कर लो। कल वाली क्लास की टाइमिंग जो है, कल हमारी क्लास 1 बजे है दोपहर को, ठीक है ना? कल वाली क्लास आपकी दोपहर को 1 बजे है, क्योंकि कल मैं इवनिंग में क्लास नहीं ले पाऊंगा, मुझे अपने गुरुजी के मंदिर जाना है, तो फिर मंदिर से आते हुए मैं लेट हो जाऊंगा, इसलिए कल की क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी मैं चेंज कर रहा हूं। कल की क्लास जो होगी वो दोपहर को 1 बजे होगी, ठीक है? तो अगर कोई बच्चा लाइव नहीं देख पाएगा ना, उसको फिर बाद में रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख लेना जी। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब ये GST वाला पोर्शन अभी हम कर रहे हैं। एक बच्चा मुझसे पूछा सर GST कब तक चलेगा? तो GST आज 29 तारीख, 30 तारीख कल GST है, 31 तारीख को भी GST होगा, 1 तारीख को भी GST होगा, तो मतलब 4 दिन हमारा GST चलेगा। फिर 4 तारीख से, मैं बार बार कह रहा हूं, 4 तारीख से जो हम स्टार्ट करेंगे वो इनकम टैक्स अपना स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है? और इनकम टैक्स के चैप्टर मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं जी, इनकम टैक्स के चैप्टर मेरे से पहले ही सुन लो, अभी सुन लो। इनकम टैक्स में सबसे पहले तुम एक तो टैक्स रेट वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना, ठीक है? एक तुम रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना, बस पहले ये 2 चैप्टर तुम रिवाइज करके चलना जी, ठीक है ना? पहले ये 2 चैप्टर तुम रिवाइज करके चलना। 4 तारीख को जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इन्हीं दोनों चैप्टर की क्वेश्चन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना? तो 4 तारीख को जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो इन्हीं दोनों चैप्टर के करेंगे, ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब यहाँ पे एक तो ये MCQs दे रखे हैं जी, MCQs भी एक बार हम आज वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बट MCQ से पहले दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, एक बार अब इस वाले क्वेश्चन पे आना, याद करो ये वाला क्वेश्चन तुमने कहीं किया था नहीं किया था, याद करो ये वाला क्वेश्चन तुमने कहीं किया था नहीं किया था। अब मैं दोबारा नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना जी, ठीक है ना? याद करो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था, ठीक है ना? अभी हमने ये वाला क्वेश्चन जो है, आई थिंक ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, याद है? अच्छा, इन्होंने बस इसमें थोड़ी बहुत फिगर चेंज कर दी है। इसमें इन्होंने पता है क्या किया है? इसमें इन्होंने थोड़ी बहुत फिगर चेंज कर दी है। अगर मैं बात करता हूं, इसमें इन्होंने थोड़ी बहुत फिगर चेंज कर दी है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट मोटा मोटा सेम है, ठीक है ना? क्वेश्चन ऑलमोस्ट मोटा मोटा सेम है। इसमें इन्होंने बस 1-2 एडजस्टमेंट जो हैं वो इन्होंने चेंज किए हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम है जी, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। बट एक बार फिर भी कर लेना जी,
एक बार फिर भी कर लेना, ये बात ध्यान देना, एक बार फिर भी कर लेना। वैसे मोटा मोटी जो है, अगर आप चेक करोगे पॉइंट नंबर 2, अगर आप यहां पे चेक करोगे पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 2 तुम्हें थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा जी, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 जो है, अगर आपने चेक किया हो इसके अंदर, पॉइंट नंबर 2 तुम्हें थोड़ा सा यहां पे अलग देखने को मिलेगा जी। बोलो, पॉइंट नंबर 2 तुम्हें थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा अगर आपने चेक किया हो, है ना। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, कंपनी ने प्लेज किए अपने 5% इक्विटी शेयर टू द मर्चेंट बैंकर फॉर द पर्पस ऑफ परपोज इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पहली बात सिक्योरिटी है, शेयर्स है, शेयर्स ना तो गुड्स में कवर होते हैं, शेयर्स ना तो सिक्योरिटी में कवर होते हैं। जब वो गुड्स और सर्विस में कवर ही नहीं होंगे तो उस पर जीएसटी की बात भी नहीं होगी, तो उस पर गलती से भी जीएसटी मत लगा देना, क्योंकि प्लेज जो उसने की है वो इक्विटी शेयर प्लेज की है। अब अगर इक्विटी शेयर प्लेज की हैं तो सिंपल सी बात है, इक्विटी शेयर ना तो गुड्स की डेफिनेशन में कवर है ना सर्विस की डेफिनेशन में कवर है। इट मींस यहां पे जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो गलती से जीएसटी मत लगा देना, ठीक है। ये वाला पॉइंट इन्होंने अलग से थोड़ा सा दिया हुआ था। उसके बाद ऑलमोस्ट बाकी क्वेश्चन सेम है। अगर आपने क्वेश्चन किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। चलो आओ जी, अब अगले क्वेश्चन पे आओ, एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर आओ, ये वाले पॉइंट पे आओ जी, ठीक है। सर ट्रक वाला पॉइंट भी एक बार बता दो, ट्रक वाला पॉइंट भी कौन सा जी, ट्रक वाला पॉइंट कहां पे है? हाँ जी, अब एक बार बताओ पॉइंट नंबर 5 यहां पे देखो जी। अब ट्रक वाले पॉइंट में आंसर देना मेरे को। यहां पे वो कह रहा है आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ गिविंग ट्रक ऑन हायर टू ए गवर्नमेंटल अथॉरिटी इंट्रास्टेट। याद है आपको मैंने कहा था कि मोटर व्हीकल जो है, अगर आप मोटर व्हीकल है, अगर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दोगे, उस केस में गवर्नमेंट ने कहा था वो एग्जम्प्ट है, उस केस में गवर्नमेंट ने कहा था वो एग्जम्प्ट है। बट यहां पर वो क्या दे रहा है, यहां पर वो ट्रक दे रहा है। किसको ट्रक दे रहा है? गवर्नमेंटल अथॉरिटी को ट्रक दे रहा है। तो क्या ये सप्लाई हमने कहीं भी एग्जम्पशन के अंदर पढ़ी है? नहीं, एग्जम्पशन में कहीं पर भी नहीं पढ़ी। तो एग्जम्पशन में कहीं पर भी नहीं पढ़ी, तो ये सर्विस जो होगी वो क्या होगा? टैक्सेबल और इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो? डन। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो कुछ खास था ही नहीं मेरे बच्चे। इसमें तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा बस। उसने बता भी रखा है ये सप्लाई जो है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा यहां पे। डन। चलो अब यहां पे एक बार अगले पॉइंट के ऊपर आ जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो जी फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमारा वैल्यूएशन का है। एक बार आप चेक करना, देखो जी लिस्ट प्राइस आपको दे रखा है, लिस्ट प्राइस टैक्सेबल गुड्स सप्लाई इंट्रा स्टेट है 15 लाख रुपए, तो ये हमारा लिस्ट प्राइस है। हाँ फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो है फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल फॉरवर्ड चार्ज के एप्लीकेबल हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? प्राइस लिंक विद सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड एट सीरियल नंबर 1। अब यहां पे ये वाली सब्सिडी जो है इस प्राइस से लिंक है। अच्छा, ये सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, अगर ये सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली है तो क्या इसको तुम इंक्लूड करोगे? नहीं इंक्लूड करोगे, मतलब ये तो माइनस होगी। तो अगर ये माइनस होगी तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका हमें कुछ भी नहीं करना, इसका हमें कुछ भी नहीं करना। सर आजकल आप त्रिशूल का यूज नहीं कर रहे। अरे त्रिशूल मेरा यार ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है, कल पक्का त्रिशूल लेके आऊंगा। कल वाली क्लास में ना त्रिशूल का भी यूज करूंगा, कल वाली क्लास में डमरू का भी यूज करूंगा, ठीक है। चलो अब फटाफट से आओ, अब अगले पॉइंट पर आओ। प्राइस लिंक सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ। अब यहाँ पे एनजीओ से अगर आपको सब्सिडी मिली है और वो कह रहा है एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड एट सीरियल नंबर 1। अब इंक्लूडेड का मतलब पता है क्या है? इंक्लूडेड का मतलब है कि उसमें वो एडजस्ट हो चुकी है। तो अगर उसमें वो एडजस्ट हो चुकी है तो मतलब माइनस हो चुकी है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? 50,000 को हमें ऐड करना पड़ेगा। फिर ये टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, तो म्युनिसिपैलिटी से म्युनिसिपल टैक्स हो गया, इसको हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। पैकिंग चार्जेस जो हैं, इंसिडेंटल खर्चे हैं 15,000 पे, ये भी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब लेट फीस वो कह रहे हैं, लेट फीस बाय द रेसिपिएंट सप्लाई ऑफ डिले पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन रेसिपिएंट हैज एग्री टू पे 6,000 इन लम सम एंड नो एडिशनल अमाउंट इज पेबल बाय हिम ओवर एंड अबव बाय सच अमाउंट। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, ये 6,000 रुपए का लमसम अमाउंट है। याद है मैंने क्लास में क्या कहा था कि अगर इंटरेस्ट है, लेट फीस है और वो लमसम अमाउंट है तो उसको जीएसटी का इंक्लूसिव मानेंगे,
और अगर जीएसटी का इंक्लूसिव मानेंगे तो हमें वैल्यू कैसे निकालनी पड़ेगी, एक्सक्लूसिव निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 6000 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 100। तो यहां पे अगर आप चेक करोगे 6000 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 100, तो यहां पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5085। तो वैल्यू में जो इंक्लूड करो वो करोगे 5085 जो है वो वैल्यू में इंक्लूड कर दोगे। तो 5085 को वैल्यू में इंक्लूड करोगे तो आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी, एक बार चेक करना कितनी आ रही है जी। यहाँ पे 15 लाख, तो 15 लाख प्लस में 50,000 प्लस में 20,000 प्लस में 15,000 और प्लस में यहाँ पे आ रहा है 5085। तो यहाँ पे 15,90,085 ये आंसर निकल के आ रहा है। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसकी प्रेजेंटेशन भी मुझे करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। आपको सेम टेबल वहां पे बना के आनी है, बस साथ में आपको रिमार्क्स लिख के आने हैं कि आप इंक्लूड क्यों कर रहे हो, और इंक्लूड जो हम कर रहे हैं वो एज पर सेक्शन 15(2) के बेस पे इंक्लूड कर रहे हैं। बस ये पर ध्यान दो भाई, जो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं वो किसके बेस पे इंक्लूड कर रहे हैं, वो 15(2) के बेस पे इंक्लूड कर रहे हैं। बस ये पर ध्यान देना, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 2 है स्ट्रॉन्ग हेल्थ मेडिकल सेंटर एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफर द फॉलोइंग सर्विस। अब ये फॉलोइंग सर्विस ऑफर कर रहे हैं जी। अब पहला वो कह रहे हैं रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट क्या ये एग्जामिनेशन में कवर होता है? आंसर इज नो। इसको हेल्थ केयर सर्विस में कवर नहीं करते जी। रेकी हीलिंग, अच्छा आप मेरे को बताओगे रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? याद करो, आपको मैंने वैसे रेगुलर बैच के अंदर बताया था कि रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। किसी को थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? याद आ रहा है? जो इस तरह से हाथों से ट्रीटमेंट करते हैं। सर इसमें खाली रीजन नहीं चलेंगे विदा, हाँ रीजन चल सकते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। आपको दिखाऊं रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट क्या होता है जी। ये देखो जी, ये आपका रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट होता है। ये देखो जी, ये आपका रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट है। अब इसको गवर्नमेंट कहती है, इसको हम हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट कवर नहीं करते जी। ये आपका रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है जी। इसको हम रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट कहते हैं, तो इसको हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट नहीं मानते। तो अगर हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट नहीं मानते तो ये सर्विस जो है ये एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, ये टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है। हाँ बिल्कुल सही बात है, एनर्जी ट्रांसफर हो गया, जस्ट लाइक मतलब वैसा जी। कहता है ना कि हिप्नोटाइज कर देना, जैसे अब मैंने देखो तुम ऐसे कर दिया, ठीक है, अब जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगे, ठीक है, मैं अपनी एनर्जी तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं। यस बिल्कुल सही बात है, तुम मोटिवेटेड रहो। यस हाँ, तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि ये ट्रीटमेंट जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, ये ट्रीटमेंट जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट फिर यहां पे जो निकल के आ रहा है वो है प्लास्टिक सर्जरी। वन सच सर्जरी वाज कंडक्टेड टू रिपेयर वन सच सर्विस वाज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप ऑफ ए न्यू बोर्न बेबी। याद है ये पॉइंट तो हमने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया था कि वैसे तो प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस जो है वो टैक्सेबल है, वैसे तो प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस जो है वो टैक्सेबल है, बट अगर किसी न्यू बोर्न बेबी का लिप खराब है, उसको सही करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस दी जा रही है, तो फिर वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो जी, एयर एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन टू द मेडिकल सेंटर, ये भी एग्जम्प्ट है जी। भाई सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज एम्प्लॉई वेदर बाय रोड वेदर बाय एयर वेदर बाय वाटर मैटर नहीं करता, एम्बुलेंस की सर्विस जो है वो एग्जम्प्ट है। फिर वो कह रहे हैं जी पैलिएटिव केयर ऑफ टर्मिनल इल पेशेंट on request such care is also provided to the patient at their home. Palliative care is given to the improve the quality of life of patient who have to serious or life threatening disease, but the goal of such care is not the cure the disease. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअल में क्या है कि हॉस्पिटल में केयर नहीं की जा रही, उसके घर में केयर की जा रही है। अब अगर उसके घर में केयर की जा रही है तो क्या इसको भी हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो अगर मैं कहता हूं पैलिएटिव केयर, ठीक है, पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट, तो ये सर्विस भी हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट ही है, तो इसको भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर करेंगे, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा जी।
ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ योगा, योगा को भी हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट मानते हैं जी। आज अगर योगा है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथी है, ये सब के सब हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट बन चुके हैं। तो ये भी योगा भी हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है, तो इस पे भी एग्जम्पशन मिलेगी, इस पे भी कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? डन। क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? अब वो कहना चाह रहा है स्ट्रॉन्ग हेल्थ मेडिकल सेंटर ऑल्सो ऑपरेट ए कोड ब्लड बैंक विच प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल। तो भाई ये सर्विस तो वैसे भी एग्जम्प्ट नहीं है, अब स्टेम सेल की प्रिजर्वेशन तो एग्जम्पशन में है नहीं, ये सर्विस तो टैक्सेबल है। अब वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग हेल्थ मेडिकल सेंटर इज द व्यू दैट सिंस इट इज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑल द हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट एज वेल एज द टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड आर एग्जम्प्ट। आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। सर ये रेकी क्या होता है? मेरे बच्चे, ओ मेरे बच्चे, ओए मेरे बच्चे, हाँ मेरा मेरा बिंडिश, ये दिखाया अभी आपके सामने, ये रेकी होता है, ये रेकी ट्रीटमेंट होता है मेरा बाबू। खुशू, ओ कुचू, कुचू है, कुचू है, हाँ ये होता है रेकी ट्रीटमेंट। देखो अभी मैंने आपको फोटो में भी दिखाई है, ठीक है, ऐसा होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है इससे, ठीक है, इस तरह से भी ट्रीटमेंट होता है, आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो इसको गवर्नमेंट कहती है ये टैक्सेबल है, इसको एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं करेंगे, ठीक है कुचू। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। ये डन हो गया जी, पक्का पक्का। अच्छा अब इसके साथ में इसके रीजन भी लिख के आने पड़ेंगे, मतलब रीजन मतलब कि एग्जम्पशन में कवर है या एग्जम्पशन में कवर नहीं है, ये आपको बता के आना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम बताएंगे आपको, कुछ इसकी प्रेजेंटेशन मैं लिखवाऊंगा, अभी इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन जो है मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं नेक्स्ट? अब वो कह रहे हैं सहदेव एंड सन्स, ध्यान से जी, सहदेव एंड सन्स ए रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म located in the Maharashtra hire a goods transport agency for transporting industrial low material from Gujarat to their factory. The GTA has opted to pay GST under the forward charge mechanism at the rate 12% and issue a tax invoice. Discuss who is liable to pay GST in this case and why as per the relevant provision of GST law. पहली बात तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि भाई साहब जीटीए वाले केस में दो ऑप्शन होते हैं, 5% वाला ऑप्शन होता है, 12% वाला ऑप्शन होता है। 5% वाले केस में रिवर्स चार्ज की बात होती है, वैसे वहां पर भी अब फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन आ चुका है, बट वैसे 5% वाले केस में रिवर्स चार्ज की बात होती है, ठीक है। 12% वाले केस में जो बात होती है, 12% वाले केस में जो बात होती है वो बात होती है फॉरवर्ड चार्ज की। अब यहां पर इसने ऑप्शन कौन सा लिया है? 12% वाला, तो 12% वाला ऑप्शन लिया है तो फॉरवर्ड चार्ज में कवर है। फॉरवर्ड चार्ज में कवर है तो जिसको ये सर्विस दे रहा है वो जीएसटी पे नहीं करेंगे, तो यहां पे जीटीए सर्विस जीएसटी पे करेगा, ठीक है ना। यहां पे जीएसटी कौन पे करेगा? यहां पे जीटीए जो है वो सर्विस जीएसटी पे करने के लायबल होगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, बस ये पर ध्यान दो। तो यहाँ पे जीटीए जो है वो जीएसटी पे करने के लायबल होगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। हाँ आईटी से मिल जाएगा जी, बिल्कुल जी, आईटी से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी। अगले पॉइंट पर आओ। कह रहा है मनमोहन एंटरप्राइज हैज टू रजिस्टर्ड प्लेस of business in Delhi. Its aggregate turnover in the preceding financial year for both the place of business of 120 lakh. It wished to pay tax under corporation levy under section 10(1)(10) of CGST for one of the place of business for the current financial year while continuing paying under normal for other. You are required to advise Manmohan Enterprise whether he can do. मतलब ही पैदा नहीं होता। अरे पठान साहब प्रेजेंटेशन इकट्ठी कर लेंगे, एक बार पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर प्रेजेंटेशन करवा दूंगा, टेंशन मत लो, करवा दूंगा मेरे बच्चे। पैलिएटिव सर्विस जो होती है ना वो होती है कि आपके घर में आपकी केयर की जा रही है। भाई डॉक्टर्स ने क्या किया, हॉस्पिटल में केयर नहीं की जा रही, आपके घर में आपकी केयर की जा रही है, उसको पैलिएटिव केयर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना भाई? आपके घर में नर्स आ गया, आपके घर में नर्स आने के बाद आपकी वहीं पर घर में ही केयर कर रही है, आप हॉस्पिटल नहीं आ जा सकते, आपकी बीमारी बहुत क्रिटिकल है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ क्या वो ये काम कर सकता है? नहीं। याद करो मैंने कहा था स्कीम लेनी है तो सबके लिए एक साथ लेनी है, स्कीम छोड़नी है तो सबके लिए एक साथ स्कीम छोड़नी है, बस ये पर ध्यान दो। तो लेनी है तो सबके लिए स्कीम लेनी है, छोड़नी है तो सबके लिए स्कीम छोड़नी है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। तो ये काम नहीं कर सकते आप। अगले पॉइंट पर आओ जी।
कह रहे डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब इसमें क्या बतानी है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताना है कि रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट क्या होगी। अब देखो इफेक्टिव डेट क्या होगी, कह रहे एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ए नकुल इंडस्ट्री ऑफ मुंबई हैज एक्सीड 40 लाख 1 अगस्त। ठीक है, नकुल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर एलईडी टीवी इन मुंबई एंड सेल देम इन पुणे, इट सबमिट द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन 20 अगस्त। तो 1 अगस्त को वो लाइबल हुआ, 20 अगस्त को अप्लाई कर दिया, तो विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया। तो विद इन 30 डेज उनसे अप्लाई कर दिया, आरसी जो मिली है 25 अगस्त को मिली है। तो भाई अगर विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया तो इफेक्टिव जो बनेगा वो लाइबल से बनेगा। इफेक्टिव जो बनेगा वो लाइबल से बनेगा, तो लाइबल हमारा 1 अगस्त को हुआ, तो 1 अगस्त से वो लाइबल होगा। तो 3 नंबर के अंदर बताओ क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन 6 नंबर का है ना, 3 नंबर का ये पार्ट है, 3 नंबर का ये पार्ट है। तो इफेक्टिव डेट तो भाई 1 अगस्त को बनेगी, क्योंकि आपने 30 दिन में अप्लाई कर दिया, 30 दिन में अप्लाई कर दिया, तो इफेक्टिव डेट जो बनेगी 1 अगस्त से बनेगी। अब अगले पॉइंट पर आओ, वगैरह अग्रवाल टेली सर्विस इज एन आर्किटेक्ट इन लखनऊ, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस के 25 अक्टूबर को, उसने एप्लीकेशन दिया 27 नवंबर को। भाई 25 अक्टूबर को लाइबल हुआ, एप्लीकेशन दी 27 नवंबर को, तो एप्लीकेशन जो दिया वो 30 दिन के बाद दी है। भाई एप्लीकेशन जो दिया वो 30 दिन के बाद दी है, तो अगर एप्लीकेशन 30 दिन के बाद दिया तो इफेक्टिव कब से बनेगा, जब से उसको आरसी मिली। आरसी कब से मिली है, 5 दिसंबर से, तो इफेक्टिव जो बनेगा वो 5 दिसंबर से बनेगा। इफेक्टिव जो बनेगा कब से बनेगा, 5 दिसंबर से इफेक्टिव बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो 5 दिसंबर से वो क्या बन जाएगा, इफेक्टिव डेट बनेगी 5 दिसंबर, बस ये पर ध्यान दो। डन, लोग करें इसको, चलो बहुत बढ़िया। अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। ये वाला क्वेश्चन भी, ऐसा सा क्वेश्चन भी अभी तुम्हें याद कराऊंगा, ऐसा सा क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है। एक बार क्वेश्चन पढ़ना, आरकेटी केयर टेकर a registered person provide the service of repair and maintenance of electrical appliance on 1st April. It has entered into the annual maintenance contract with P for its air conditioner and washing machine. As per the term of contract, maintenance service will be provided on the first day of each quarter of the relevant financial year. Payment for the same will also be due on the date which is service rendered during the year. It provide the service on 1st April, July, October, January in accordance with terms of contract. When should RK Cataract issue the invoice of service? याद है, continuous supply of service, याद करो, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उसने पेमेंट करने की ड्यू डेट मुझे बताई है कि जिस दिन सर्विस देगा उसी दिन वो पेमेंट करेगा। अब जिस दिन वो सर्विस देगा उसी दिन वो पेमेंट करेगा, तो पेमेंट करने की ड्यू डेट या उससे पहले उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो उसको इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, इस दिन या इससे पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो इस दिन या इससे पहले मुझे इनवॉइस जो है वो इशू करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उस दिन या उससे पहले मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बताओ यार क्वेश्चन, अब तो मेरे को लग रहा है कि अब जीएसटी करने में ना मजा आ रहा है। मतलब अगर किसी ने उड़ान बैच कर रखा है जीएसटी का और सीरीज 1 कर रखी है नोट फॉर ऑल वाली, तो बिलीव में आपको मजा आ रहा होगा, उड़ान बैच या त्रिशूल बैच। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना। ये एक बच्चे का ना मेरे पास व्हाट्सएप आया था कि सर हमें लग रहा है कि इंस्टीट्यूट ने ना इसका आंसर गलत दिया हुआ है। सर ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर का। ठीक है, ये बच्चे के ना मेरे पास एक डाउट आया था कि सर हमें लग रहा है कि ये वाला ना आंसर गलत दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने। तो एक बार देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। कह रहा है मिसेज नीलम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम पंजाब, ठीक है, परचेज ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम होम इक्विप स्टोर विच इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड इन दिल्ली। शी मेंशन ए बिलिंग एड्रेस इन द पंजाब बट रिक्वेस्ट डिलीवरी ऑफ फॉर हर फ्रेंड एड्रेस इन हरियाणा। ठीक है, अब वो कहना चाह रहा है द इनवॉइस रिकॉर्ड ओनली द बिलिंग एड्रेस इन पंजाब एंड नो मेंशन ऑफ द डिलीवरी एड्रेस। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड जस्टिफाई योर आंसर विद लीगल बैकिंग फ्रॉम जीएसटी प्रोविजन। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह, ये अभी अमेंडमेंट आई थी लेटेस्ट में,
ये अमेंडमेंट आई थी लेटेस्ट में कि B2C वाले केस में अगर बिलिंग एड्रेस अलग है, शिपिंग एड्रेस अलग है, तो शिपिंग एड्रेस जो है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। भाई अगर मान लो B2C वाले केस में बिलिंग एड्रेस अलग है, शिपिंग एड्रेस अलग है, तो जो शिपिंग एड्रेस है मतलब जहां पे वो सामान जा रहा है वो लोकेशन जो होगी ना वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। बट प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि यहां पर बिलिंग एड्रेस शिपिंग एड्रेस अलग अलग है, बट उसने इनवॉइस में शिपिंग एड्रेस मेंशन नहीं किया। तो मेरे बच्चे अगर इनवॉइस में शिपिंग एड्रेस मेंशन नहीं किया ना तो फिर जो बिलिंग एड्रेस होगा ना वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, यहां पे अगर वो बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस भी मेंशन कर देता फिर शिपिंग एड्रेस बन जाता, हरियाणा बन जाता, पर उसने मेंशन ही सिर्फ बिलिंग एड्रेस किया है। तो अगर मेंशन बिलिंग एड्रेस किया है तो वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर पंजाब बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर हरियाणा नहीं बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। मैं दोबारा कह रहा हूं, बिल्कुल उस बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप बिल्कुल सही किया था। बच्चा कह रहा सर ये देखो अमेंडमेंट आई है, आपने अमेंडमेंट क्लास में करवाया था कि अगर बिलिंग एड्रेस शिपिंग एड्रेस अलग है तो शिपिंग एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, बनता है, बट याद कर मैंने उस क्लास में यह भी बोला हुआ है कि शिपिंग एड्रेस जो है वो इनवॉइस के अंदर मेंशन भी होना चाहिए। अब यहां पे इनवॉइस के अंदर मेंशन तो है नहीं, अब अगर यहां पे इनवॉइस के अंदर मेंशन तो है नहीं, अब अगर इनवॉइस में मेंशन नहीं है तो भैया सिंपल सी बात है फिर जो बिलिंग एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं या पेपर में क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा चेंज होके बन जाए, वो कह दे कि शिपिंग एड्रेस भी इनवॉइस में मेंशन है, तो फिर शिपिंग एड्रेस करना। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अगला वो कह रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई बता दो जी मोबाइल कनेक्शन वाले केस में। ये तो वही लंबा चौड़ा पॉइंट आ गया मोबाइल कनेक्शन वाले केस में कि भैया फिक्स लाइन है, प्रीपेड कनेक्शन है, पोस्ट पेड कनेक्शन है, ऑनलाइन रिचार्ज करवा रहे हो, ये तो रटना पड़ेगा आपको मोबाइल कनेक्शन वाला प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बनने के चांसेस इतने हैं नहीं है, बट क्या पता बन सकता है, ये बात ध्यान देना चाहिए। यस जय श्री राम। यस, अगले पॉइंट पर आओ। मिस्टर अभिषेक इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ मोबाइल। ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोरेशन स्कीम एंड हैज ऑप्टेड फॉर द सेम। ही सीक योर एडवाइस फॉर रिकॉर्ड विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बाय हिम एज कॉम्पोरेशन टैक्स। भाई सो ओ हो मेरे भगवान जी। अरे भाई साहब समझ रहे हो मेरी बात? ओए सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है। 6 नंबर में क्वेश्चन दे दिया कि कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉम्पोरेशन वालों को मेंटेन नहीं करने। बताओ, 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने, स्टॉक ऑफ गुड्स वाला और डिटेल ऑफ टैक्स वाला। ये भी हमने लिखा भी था, ये हमने लिख के भी दिखा था कि भैया हर रजिस्टर्ड पर्सन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, बट 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कॉम्पोरेशन वालों को मेंटेन नहीं करने पड़ते। एक तो स्टॉक ऑफ गुड्स वाला और एक आपका डिटेल ऑफ टैक्स वाला। ये दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने। 6 नंबर में जी बताओ, 6 नंबर में क्वेश्चन है यार, क्या करें इसका। चलो कोई बात नहीं, आओ अब मैं एक बार तुम्हें प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं कुछ क्वेश्चंस की। आ जाओ एक बार सारे बच्चे, पहले इसकी प्रेजेंटेशन करके देखते हैं किसकी प्रेजेंटेशन में क्या क्या लिखना है जी। ठीक है, आ जाओ जी सारे बच्चे। अच्छा, कल की टाइमिंग आपको मैंने बता दी ना, कल की टाइमिंग हमारी क्या है, कल की टाइमिंग 1 बजे है। और कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन, या आपके मॉड्यूल में भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे जी। कुंदन इसको मैंने लिखवाया हुआ है जी, इसको जितना मैंने पहले लिखवाया था उतना ही लिखना आपको जी। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे यहां पे आ जाओ जी, यहां पे लिखो जी। तो सबसे पहले यहां पे लिख लो सॉल्यूशन। एमटीपी तो अभी एमटीपी नंबर नहीं है, ये एमटीपी नए वाली एमटीपी है जी। ये अभी जो नई एमटीपी है ना, सितंबर 25 का जो मॉडल टेस्ट पेपर हुआ है 23 जुलाई को, ये वो वाली है जी। ठीक है, चलो अब यहां पे सबसे पहला पॉइंट लिखो जी। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे आ रहा है रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट। रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट, अब लिखो यहां पे जी नॉट एग्जम्प्ट। रेकी
healing, treatment is not a recognized medical system in India. Hence, it is taxable अंडर जीएसटी, इसलिए वो जीएसटी में टैक्सेबल है जी। ठीक है। सेकंड पॉइंट, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी अब यहां पे सेकंड पॉइंट जो था ये तो एग्जम्पशन में आएगा ना, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट हेल्थ केयर सर्विस does not include cosmetic plastic surgery except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or function of body affected due to injury or trauma, in this question plastic surgery conducted to repair a cleft lip will be eligible for exemption from GST. Reconstruct anatomy कहती कि उसमें से खास क्वेश्चन बना नहीं अभी तक। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट यहां पे फिर निकल के आ रहा है, थर्ड पॉइंट में निकल के आ रहा है जी, एम्बुलेंस सर्विस था ना, लिखो यहां पे जी, एम्बुलेंस सर्विस, एयर एम्बुलेंस सर्विस। एयर एम्बुलेंस सर्विस। सर क्लिफ्ट क्या होता है? क्लिफ्ट मतलब यार लिप जो है ना वो अंदर चला जाता है, मतलब जैसे कहीं आपने देखो ना कईयों का लिप खराब होता है, ये हिस्सा जो है अंदर चला गया, उसको सही करने के लिए उसको क्लिफ्ट बोलते हैं। ठीक है जी। एयर एम्बुलेंस सर्विस लिखो जी। ट्रांसपोर्टेशन ये लिखो यहां पे पहले तो एग्जम्प्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
पेशेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इंक्लूडिंग वाया एयर एम्बुलेंस टू एंड फ्रॉम ए क्लिनिकल establishment is covered under healthcare service, hence exempt from GST। ये हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है, इसलिए ये जीएसटी से एग्जम्प्ट है जी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 है पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट। पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट जी। अब यहां पे ये है एग्जम्प्ट, लिखो जी। पैलिएटिव केयर इज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, treatment of illness whether provided in hospital or home, it is considered a health care service and exempt from GST। सर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है बुक में, हो सकता है। अगले पॉइंट पर आओ जी, योगा वाला लिखो जी। योगा थेरेपी, लिखो जी। एग्जम्प्ट, योगा इज ए रिकॉग्नाइज एज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, सो सर्विस related to yoga are exempt from GST। लो जी, सर्विस रिलेटेड टू योगा जो है वो exempt from GST है, ये बात ध्यान देना चाहिए। सर बट योगा वाले में डांसिंग के थ्रू ही होता है, वो टैक्स होता है ना, वो उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे नॉर्मल योगा की बात हो रही है। सर इस संडे को मैराथन ले लिया, बाकी चैप्टर का कब होगा? बाकी चैप्टर का वैसे यूट्यूब पे डला हुआ है, होपफुली अगर आपके एग्जाम से पहले हो सका तो जरूर मैं ले लूंगा, अदरवाइज यूट्यूब पे इनकम टैक्स के आई थिंक मैराथन के रूप में ना 2 मैराथन डली हुई हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट में देखना भी लेटेस्ट वाली, तो उसमें आपके बाकी चैप्टर कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जीटीए वाला जी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जीटीए वाला, तो लिखो यहां पे जी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जीटीए वाला जी, लिखो। अब यहां पे लिखो जी, एज पर
सेक्शन 9(3) of CGST Act 2017 normally a goods transport agency provide service to a partnership firm. GST is payable by the recipient under RCM. However, if the GTA choose to pay GST at the rate 12% under forward charge and issue a tax invoice charging GST, then GTA itself becomes liable to pay GST. उसमें GTA जो है वो लाइबल बन जाता है जी GST पे करने के. हाँ बिल्कुल, रामदेव बाबा की सर्विस एग्जम्प्ट है. ठीक है जी. अब इन दिस गिवन केस द GTA has opted for forward charge and charge 12% GST in the invoice. 12% GST in the invoice. Therefore, GTA will be liable to pay GST and recipient, that is Sahadev and Sons Partnership Firm, not liable to pay GST. मतलब सप्लायर पे करने के लाइबल होगा, रिसीवर पे करने के लाइबल नहीं होगा. बस ये पर ध्यान दो. क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का डन जी. चलो अब अगला क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है सेक्शन 10 वाला जी. याद है सेक्शन 10 वाला कि अगर वो कह रहा है कि एक के लिए मुझे कॉम्पोजिट स्कीम लेनी है, एक के लिए नॉर्मल स्कीम लेनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है. बट उसमें लिखना क्या है? ठीक है ना. ये तो मुझे पता, आंसर तो मुझे पता है कि ऐसा वो नहीं कर सकता भाई. अगर कॉम्पोजिट स्कीम लेनी है तो वो दोनों के लिए लेनी है, नॉर्मल स्कीम लेनी है तो भी दोनों के लिए लेनी है, तो वो एक के लिए काम नहीं कर सकता. बट इसमें लिखना क्या है? लिखो यहां पे, लिखो जी. लिखो एज पर सेक्शन 10 ऑफ CGST Act 2017, a registered person is eligible for composition scheme if their aggregate turnover in the preceding financial year up
टू 1.5 करोड़, अप टू 1.5 करोड़. And in this question, मनमोहन एंटरप्राइज in Delhi qualify such criteria. ये क्राइटेरिया वो क्वालिफाई करता है. However, there is an important condition. There is an important condition. अब यहां पर इंपॉर्टेंट कंडीशन है. पहला, if a person has multiple GST registration under the same PAN, that is different places of business or different states, then they must opt for composition scheme for all such registration. सबके लिए लेना पड़ेगा उसको. If even one registration is under the normal scheme, then none of the other can opt for composition scheme. फिर कोई और कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता जी. ठीक है जी. In this question, taxable person having multiple GST registration under same PAN, now he can either opt for composition scheme for all business, or either he can opt for normal scheme for all business. हाँ, अगर अलग अलग पैन है फिर कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है जी. अगर अलग अलग पैन है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगर अलग अलग पैन है फिर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. फिर आप कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है. डन जी. क्या इसको लॉक कर सकते हैं? हाँ जी. क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? अच्छा, आप सुनो ध्यान से. अब एक बार यहां पे आओ, इधर देखो ध्यान से. ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने पहले लिखवाया हुआ है.
इस वाले क्वेश्चन की मैंने प्रेजेंटेशन पहले लिखवाई हुई है। इस वाले क्वेश्चन की एक बार चेक करना, मैंने प्रेजेंटेशन पे लिखवाई हुई है, जहां पर आपको मैंने 10 लाख की, 20 लाख की, 40 लाख की लिमिट लिखवाई थी। फिर मैंने कहा था कि अगर विद इन 30 डेज में अप्लाई कर दोगे तो लाइबल बनेगा इफेक्टिव से, फिर अगर 30 डेज के बाद अप्लाई करोगे तो लाइबल बनेगा आरसी से। तो ये सेम क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अगर आप चेक करोगे हमने लिखी हुई है। सर एक पर्सन के नहीं नहीं, एक पर्सन का एक ही पैन कार्ड होगा। ठीक है, इसकी हमने प्रेजेंटेशन पहले लिखी हुई है। ठीक है, इसकी हमने प्रेजेंटेशन जो है पहले लिखी हुई है। इसकी प्रेजेंटेशन भी हमने पहले लिखी हुई है, अगर आपको याद आ रहा हो जी। ये क्वेश्चन में हमने पहले लिखा हुआ है, एक बार चेक करना, कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस वाला। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसकी प्रेजेंटेशन लिखवा देता हूं, ये प्लेस ऑफ सप्लाई वाले की। लिखो एक बार, प्लेस ऑफ सप्लाई वाले की प्रेजेंटेशन लिख लो जी। प्लेस ऑफ सप्लाई वाले की प्रेजेंटेशन लिख लो, लिखो सॉल्यूशन, लिखो यहां पे लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन। अब यहां पे लिखो जी, एज पर सेक्शन 10(1) ऑफ CGST एक्ट 2017 where a supply of goods is made to a person other than a registered person, other than a registered person, then the place of supply shall be the address of the recipient, address of the recipient recorded in the invoice of supplier, जो उसमें रिकॉर्ड होगा। इफ नो एड्रेस इज अवेलेबल देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लाई। हाँ, ये मैं MTP डाल दूंगा जी, अभी उसी लिंक में डाल दूंगा। ठीक है जी, अब यहां पे लिखो जी, इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन दिस सप्लाई इज मेड टू Mrs. Neelam, an unregistered person. Though delivery is made in Haryana, her billing address is Punjab and shipping address is Haryana, but he mentioned, mention only Punjab in the invoice. ठीक है जी, therefore the place of supply will be Punjab,
नॉट हरियाणा। लो जी, ये पॉइंट यहां पे निकल के आएगा कि इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई जो है पंजाब बनेगा जी, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो हरियाणा नहीं बनेगा जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का लॉक कर दें इसको जी। डन। चलो अब अगर एक बार अगले क्वेश्चन के ऊपर आओगे जी, अब ये वाला मोबाइल कनेक्शन वाला तो एक बार आपको रीड करना पड़ेगा, और ये स्टॉक ऑफ रिकॉर्ड्स और डिटेल ऑफ टैक्स वाला इसकी नोटिंग में मैं करवा चुका हूं आपको जी। इसकी नोटिंग में आई थिंक 2-3 क्लास पहले हमको एक क्वेश्चन लिखवाया था कि कॉम्पोजिशन वाले 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, एक तो आपका स्टॉक ऑफ गुड्स है और एक डिटेल ऑफ टैक्स है, इसकी नोटिंग भी हम कर चुके हैं जी। ठीक है ना। अब फाइनली इस मॉक टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन बस हमारा बचा हुआ है, वो क्वेश्चन हमारा जो बैलेंस बचा है वो बचा है एमसीक्यूज वाला। ठीक है, तो कल जो हम 1 बजे मिलेंगे, कल एक तो ये एमसीक्यूज वाला हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, और कल आपके मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो कल ध्यान रखना, कल हमारी क्लास जो है वो 1 बजे है। ठीक है, कल हमारी क्लास जो है वो 1 बजे है। ठीक है नी, तो कल मिलेंगे 1 बजे। इसको फटाफट से पैक करेंगे, 2-3 लेक्चर जीएसटी के ऊपर हम और लगाएंगे। आई होप आपका जीएसटी में कॉन्फिडेंस बना होगा। जो 20 आई थिंक हमारा 14वां लेक्चर है आज, तो आई थिंक जो 10-12 लेक्चर आप पहले थे, कम से कम थोड़ा थोड़ा आपको लिखना आ गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा सारा, बट थोड़ा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस होगी, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया क्योंकि हमें क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं कल वाली क्लास में। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।